हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी शर्मा आपके लिए कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत से दूसरा पाठ दादी माँ लेकर आई हूँ। और इस पाठ में मैं आज आपको बताऊंगी कि लेखक शिव प्रसाद इसके माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन शैली से अवगत करवाना चाहते हैं। साथ ही दादी माँ जैसे व्यक्तित्व से हमें अवगत करवाते हुए उनके व्यवहार से परिचित करवा रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बुजुर्ग होने के बाद भी वो अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता है और हर कदम पर अपनों का साथ देता है। चलिए देखते हैं दादी माँ की इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं। उस समय दादी माँ यानी या तो वो पोते है या चाहे पोती है, तो यहाँ लेखक अपने ही जीवन से जुड़ी हुई बात बता रहे हैं कि जब लेखक छोटे थे तो उनका लगाव अपनी दादी माँ से बहुत अधिक था। वो हर समय अपनी दादी माँ के साथ जुड़े हुए थे। वात्सल्य के रूप में भी उनका लगाव अधिक था और वैसे देखा जाए तो हर छोटे बड़े कामों में दादी माँ को ही अपने साथ रखते थे। तो लेखक बड़े हो चुके हैं, अब वो शहर में रह रहे हैं, शहर में रहकर अपनी नौकरी कर रहे हैं। उसी दौरान एक दिन वो बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने पर उन्हें वैसे ही दादी माँ की याद आती है और उसी दौरान उन्हें बारिश का मौसम नजर आता है और वो खिड़की पे जाके खड़े होते हैं तो एक चिट्ठी आती है उनके लिए किसी ने। जैसे ही वो चिट्ठी खोल के देखते हैं तो चिट्ठी में लिखा होता है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह संदेश सुनकर एक बार के लिए लेखक शिव प्रसाद पूरे स्तब्ध हो जाते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है कि दादी माँ जो उनसे इनका इतना लगाव था वह आज इस दुनिया में नहीं रही। और उस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते वह अपनी यादों की दुनिया में खो जाते हैं, वह अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। और उन्हीं यादों को इन्होंने लेखक ने इस पाठ के माध्यम से एक रूप दिया है। चलिए लेखक बता रहे हैं जब वो छोटे थे तो बारिश के मौसम में, क्वार बारिश के मौसम को कहते हैं, बारिश के मौसम में वो जब गांव में मिट्टी होती है, घास फूस चारों ओर से उड़कर आती है, तो बारिश का जब मौसम होता है कीचड़ वगैरह सारी जगह कीचड़ हो जाता है और जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो तालाब में जो पानी भरा उसमें मिट्टी वगैरह भी आ जाती है, कीचड़ युक्त हो जाता है। तो लेखक को उस कीचड़ युक्त गंदे बदबूदार पानी में नहाने में बड़ा मजा आता था। ये उनकी खुद की पसंद थी कि उन्हें ऐसे पानी में नहाने में मजा कैसे आ सकता है, लेकिन उन्हें बड़ा मजा आता था। गंदे बदबूदार में पानी में नहाने के बाद उसका रिजल्ट तो मिलना ही था, बीमार हो जाते थे। और बीमार हो जाने के बाद उनकी सेवा और उनकी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी निभाती थी उनकी दादी माँ। दादी माँ हर संभव प्रयास करती थी कि किस तरह उनके पोते की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो तरह तरह के घरेलू नुस्खे आजमाती, डॉक्टर को भी दिखाती और यहाँ तक कि ईश्वर के प्रति अपने श्रद्धा भाव रखते हुए विभूति वगैरह भी लगाती थी। देखिए, हम चाहे डॉक्टरों से दवाई लेते हैं, हमें जरूरत है डॉक्टरों से सलाह लेनी भी चाहिए, लेकिन गांव में आज भी छोटी मोटी सर्दी जुकाम पेट दर्द इन सब के लिए डॉक्टरों के पास नहीं जाते, बल्कि घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। और उन घरेलू नुस्खों में कहीं ना कहीं आयुर्वेद और ये सब होता है तो वो हमारे लिए लाभदायक होती है। तो हमें उन घरेलू नुस्खों को आजमाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। ठीक है, तो दादी माँ घरेलू नुस्खे भी आजमा रही है, डॉक्टर को भी दिखा रही है। और तीसरी बात मैंने कही थी विभूति। तो विभूति के बारे में बता दो, वो श्रद्धा भाव तो हम सब रखते हैं, मैं भी रखती हूँ और आप भी रखते होंगे। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां से हम विभूति लेते हैं और कागज में पुड़िया बांध कर अपने घर ले आते हैं। और जब भी हमें किसी प्रकार के ऐसा लगता है कि पीड़ा है, दुख है या फिर हमें कुछ दर्द हो रहा है, तो हमने वो विभूति निकाली और तिलक लगा दिया बच्चे के। क्यों? हमारी श्रद्धा है कि यदि हम बालाजी की विभूति लगा देंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो हम भी वही श्रद्धा रख रहे हैं, दादी माँ भी वही श्रद्धा रख रही है अपने पोते के लिए कि ऐसे विभूति लगाने से वो ठीक हो जाएगा। अब ये नुस्खे, जो घरेलू नुस्खे दादी माँ अपने पोते पर आजमाती थी, वो घर तक सीमित नहीं थे। गांव में कहीं भी कोई भी बीमार हो जाता था किसी भी घर में, तो दादी माँ तुरंत वहां पहुंच जाती थी और घरेलू नुस्खे बताना शुरू कर देती थी। देखिए, इससे ये पता चलता है, एक तो वो जिम्मेदार महिला थी, साथ ही साथ वो सबको अपना घर का सदस्य समझती थी। उनका जो व्यवहार था वो संकुचित
नहीं था। लेकिन आज समय बदल गया है, आज लोगों की सोच संकुचित हो गई है, सब अपने तक सीमित रहते हैं। चलिए आगे बताती हूँ। जलाशय में नहाना पसंद था, बीमार भी हो गए, और लेखक को एक चीज बड़ी पसंद थी, जब वो बीमार हो जाते थे तब उन्हें बुरा नहीं लगता था, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उन्हें बड़ा अच्छा लगा। जलाशय में नहाने में भी अच्छा लगा और बीमार पड़ने में भी अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि बीमार पड़ने पर उनकी सेवा होती थी घर में, और सबसे अच्छी बात उन्हें साबूदाना खाने के लिए मिलता था, जो कि लेखक को बड़ा पसंद था। अब लेखक अपनी यादों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यादें और आगे बढ़ते हुए लेखक को वह दिन याद आ रहा है जब किशन भैया की शादी थी। उन्हीं के गांव में किशन भैया थे और किशन भैया की शादी थी। किशन भैया की शादी के दौरान एक फंक्शन होता है ऐसा, जिसमें सभी बाराती जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, वो तो बारात में चले गए थे, और घर पर सब महिलाएं थी, लड़कियां थी। अब जब घर पर सिर्फ महिलाएं लड़कियां थी, और उस फंक्शन के लिए जो रात को फंक्शन होता था उसमें लड़के अलाउ नहीं थे, लेकिन दादी माँ ने अपने पोते को अपने पास ही रखा और चादर उड़ाकर सुला दिया। बाकी महिलाओं को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि इस प्रोग्राम में, इस उत्सव में, इस फंक्शन में लड़के अलाउ नहीं है। तो दादी माँ कहती है ये तो मेरा पोता है और ये तो यहीं रहेगा। तो लेखक को आज भी वो बात याद है कि सभी महिलाओं से झगड़ लिया दादी माँ ने, लेकिन अपने पोते का पूरा सपोर्ट किया। ठीक है, पोते को किसी से डांट नहीं खाने दी। अब किशन भैया की शादी का एक वो किस्सा इन्होंने सुनाया, तो दूसरा किस्सा दूसरे दिन सुबह जब वो किशन भैया के घर जा रहे थे दादी माँ और लेखक, तो उन्होंने क्या देखा कि घर से कुछ ही दूरी पर धन्नो नाम की एक महिला खड़ी थी, और वह दादी माँ के हाथ जोड़ रही थी, पैर पकड़ रही थी और कह रही थी दादी माँ मेरा एक बार कर्जा माफ कर दो, मेरी बेटी की शादी है, मैं अभी कर्जा नहीं चुका पाऊंगी, कुछ समय की मुझे मोहलत दे दो। वो मोहलत मांग रही थी, लेकिन दादी माँ बड़े गुस्से में थी और बोल रही थी कि मैं मोहलत नहीं दूंगी, काफी दिन हो गए तुम्हें पैसे दिए हुए, मुझे तो पैसे मूल भी चाहिए और ब्याज भी चाहिए। अब दादी माँ का इस तरह क्रोध करना और बेचारी धन्नो की फरियाद करना, ये सारी चीजें, ये सारी बातें लेखक देख रहे थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अगले ही दिन लेखक ने क्या देखा? लेखक ने देखा वो अकेले कहीं जा रहे थे, तो अचानक उनके सामने धन्नो, वही महिला आ जाती है। धन्नो जब आ जाती है तो धन्नो आकर लेखक से कहती है कि भगवान तुम्हारी दादी का भला करे। भली वो महिला बहुत ही भली है, बहुत अच्छी है तुम्हारी दादी, और भगवान करे उन्हें कोई दुख ना हो, हमेशा खुश सुखी रहे। लेखक ने सोचा कल मेरी दादी इस औरत को इतना डांट रही थी, ये फरियाद कर रही थी, और आज यही औरत मेरी दादी को दुआएं दे रही है, ऐसा क्या हो गया? तब धन्नो ने बताया कि कल कर्जे माफ करने की बात कर रही थी, उस समय दादी माँ ने जरूर गुस्सा किया, लेकिन शाम को दादी माँ धन्नो के घर पर गई और उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। अरे ये क्या, दादी माँ सुबह डांट रही थी और शाम को व्यवहार ही बदल गया। दादी माँ ने सारा कर्जा तो माफ कर ही दिया, साथ ही साथ धन्नो की बेटी के लिए उपहार में 10 रुपए भी देकर आई। अब आप सोच रहे होंगे 10 रुपए उपहार में, 10 रुपए तो हम चिप्स खा लेते हैं। अरे बेटा ये उस समय की बात है, उस समय की कहानी है जब 10 रुपए की भी बहुत वैल्यू थी, 10 रुपए मामूली कीमत नहीं थी। अब लेखक को जब ये पता चला कि दादी माँ का स्वभाव इतना दयालु है, सुबह क्रोधी स्वभाव था, अब दयालु स्वभाव है, संवेदनशील भी है, यानी इमोशनल भी है, दूसरों की फीलिंग को समझती है। लेखक ने दादी माँ की बातें सुनकर बड़े खुश हुआ कि मेरी दादी माँ इतनी अच्छी है। यादों का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ, यादों का सिलसिला बढ़ता चला गया, और अब लेखक को याद आ रही है वो बातें जब उनके दादाजी की मौत हो चुकी थी। दादाजी की मौत के पश्चात लेखक के पिताजी ने क्या किया, श्राद्ध क्या, किसी की मृत्यु के उपरांत महाभोज किया जाता है, लोगों को भोजन कराया जाता है, और यह एक हिंदू परंपरा तो है ही, लेकिन लोगों ने इसे दिखावा बना दिया है।
ये दिखावा बना दिया कि कौन कितना पैसे खर्च करता है, कौन कितना अच्छा पकवान बनाता है, कौन कितना अच्छा भोज करता है। तो ये दिखावे के कारण कुछ करना ये सही नहीं है। किसी की मौत हुई है और हम उसे उत्सव की तरह पैसे खर्च कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो लेखक के पिताजी ने भी बस गांव में इज्जत बनी रहे कि उनके पिताजी की मौत का महाभोज उन्होंने अच्छा नहीं किया, बस पिताजी के दोस्तों ने पिताजी को चढ़ा दिया कि पैसे हम देंगे, हम कर्जा तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम महाभोज अच्छे से करो, कर्जे पैसों की चिंता मत करो। बेचारे पिताजी दोस्तों की बातों में आ गए और दोस्तों की बातों में आकर उन्होंने कर्जा भी ले लिया और एक बड़ा महाभोज कर डाला। लेकिन यह काम करने के लिए दादी माँ ने पहले से मना कर दिया था। दादी माँ ने कहा जितने पैसे हैं, हमारी जितनी हैसियत है उसी के अनुसार काम करो। लेकिन पिताजी ने बात नहीं मानी और दोस्तों से कर्जा लेकर उन्होंने महाभोज कर डाला। महाभोज होने के कुछ दिनों के उपरांत ही मित्र पधार गए घर पर और आगे तगादे करने लगे। तगादे करना मतलब बार बार मांगने लगे कि हमसे कर्जा लिया था, हमें पैसे वापस लौटाओ। क्यों दिया था मित्रों ने पैसा? कि वो पैसा देंगे और फिर ब्याज ले लेंगे। दोस्त भी मतलबी थे। अब मित्रों ने बार बार आकर रोजाना पैसा मांगना शुरू कर दिया। पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं कि वो कहाँ से पैसे लौटाएं। दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी। अब करे तो क्या, बड़े परेशानी में थे, सब चिंता में डूबे हुए थे। उस चिंता से पिताजी को उबारने का भी श्रेय किसे जाता है? दादी माँ को। दादी माँ ने उस वृद्धावस्था में भी कुछ पूंजी संभाल के रखी थी संकट के समय के लिए। दादी माँ तुरंत अंदर गई, अपने संदूक से उन्होंने एक सोने का कंगन निकाला और वह सोने का कंगन लाकर अपने बेटे को दे दिया, लेखक के पिताजी को दे दिया और कहा इसे बेच दो और बेचकर जो पैसे आते हैं उनसे लोगों का कर्जा उतार दो। अब यादों के इस सिलसिले को याद करते करते लेखक की आंखों में वहीं खिड़की के पास खड़े खड़े आंखें पानी से भर आई, अश्रु आंखों से झलक ही उठी। अब देखिए इस कहानी में लेखक दादी माँ से किस तरह जुड़े हुए हैं। हमें पिताजी ने जो कर्जा उधार लिया उससे हमें ये पड़ रहा है कि दिखावे, बाह्य आडंबरों के कारण हमें किसी प्रकार का कर्जा नहीं लेना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। वहीं हमने देखा कि जो हमने गांव शादी विवाह के अवसर पर होने वाली परंपराओं से भी अवगत करवाया, साथ ही साथ हमने धर्मों के साथ दादी माँ का जो कनेक्शन था वो भी देखा कि किस तरह एक गरीब औरत की मदद करते हुए दादी माँ ने अपनी दयालु स्वभाव का परिचय दिया। दादी माँ संवेदनशील भी है, दयालु भी है, जिम्मेदार भी है और साथ ही साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है। क्यों? थोड़ा कठोर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक परिवार में सदस्य कठोर नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक परिवार जुड़ा नहीं रहता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। चलो आज हमने इस कहानी के माध्यम से, दादी माँ कहानी के माध्यम से, अलग अलग तरह के व्यक्तियों के माध्यम से अलग अलग व्यवहार के बारे में जाना और हमारे ग्रामीण जीवन शैली से भी हम परिचित हुए। नाउ हैव अ गुड डे, गुड बाय।